हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन है ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो बेसिकली ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी दो वर्ड को सुने होंगे। ग्रेविटेशन क्या है एंड ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटेशन एक बहुत वास्ट और ब्रॉड एस्पेक्ट पे यूज़ किया जाता है, एंड ग्रेविटी जो है वो इसका रेंज इतना मतलब ब्रॉड नहीं है, लिमिटेड रेंज है इसका। ग्रेविटेशन मतलब क्या है? मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं? दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, बट ग्रेविटी किसको कहा जाएगा? तो जो दो ऑब्जेक्ट हम यूज़ किए थे ए एंड बी, उन दोनों में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, चाहे ए या फिर बी, उनमें से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो जाए तो उस टाइम पे जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या द इफेक्ट को उस इफेक्ट को कहते हैं ग्रेविटी। जो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स को तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलते हैं, बट द इफेक्ट विच इज गिवन बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी। क्लियर? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो साइंटिस्ट न्यूटन डिस्कवर किए थे वो था क्या। तो उससे पहले हम लोगों को पॉइंट मास समझना होगा कि पॉइंट मास क्या है। तो बेसिकली पॉइंट मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो टोटल मास है एक ऑब्जेक्ट का, टोटल मास वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे मान के हम जब चलते हैं तो उस पॉइंट को पॉइंट मास बोलते हैं। जैसे पॉइंट मास का मतलब मास है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट है सिंपली। तो ये मान लो एक मास है जिसका पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। मतलब अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स देंगे तो इसका सिंपली पूरा ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन होगा, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। जैसे हम मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस टाइप का ये सेंटर ऑफ वन काइंड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली पॉइंट दो पॉइंट मास के अगर हम लेते हैं कुछ दूरी पे, मान लो आर दूरी पे हम ले रहे हैं m1 और m2 दो मास, तो उस टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट न्यूटन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब m1 m2 का जो प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच पे डिस्टेंस क्या था? स्मॉल आर। तो उस आर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। ये साइंटिस्ट न्यूटन कहे थे। और तो दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एंड प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा लेते हैं तो F इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये बेसिकली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, और जो कांस्टेंट हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोगों को मिला उस कांस्टेंट को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, universal gravitational constant. And why it is universal? Because it will never change over the universe, means all over the universe अगर हम इसको देखें तो ये कभी चेंज नहीं होता इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? दैट इज 6.675 इंटू 10⁻⁻11। एंड अगर इसका यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट एसआई सिस्टम पे। और ये वैल्यू ऑब्वियसली एसआई सिस्टम पे ही है, पर 10⁻11 है, याद रखना होगा।
और सीजीएस सिस्टम पे भी हम इसका निकाल सकते हैं, वो तो मतलब जस्ट यूनिट कन्वर्जन है, वो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे निकालते हैं। तो ये जो है ये स्केलर वैल्यू ऑफ फोर्स है, बट वी नो कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम मान लो कि सोच रहे हैं कि m1 जो है, m1 m2 को कितना फोर्स से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पुलिंग फोर्स है, राइट, मीन्स टूवर्ड्स इट। अगर हम अर्थ मानते हैं, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे खींच लेंगे, यहाँ पे रखेंगे खींच लेंगे, तो मतलब कहीं पे भी अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर खींचते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर क्योंकि खींचते हैं, इसलिए हम इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। और उस इसलिए ही जब हम वेक्टर फॉर्म पे इसको लिखते हैं तब एक माइनस साइन यूज करते हैं, जो कि g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो वो माइनस साइन बेसिकली इस यहाँ से आ रहा है, मतलब माइनस आर कैप था, वो माइनस को पहले लिख के हम जस्ट किए हैं g m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और अगर हम आर कैप को तोड़ेंगे तो सिंपली ये इस टाइप का एक रिलेशन देंगे हम लोगों को, ये नीचे आर क्यूब बन जाएगा और ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस g m1 m2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये क्या है, इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये साइंटिस्ट न्यूटन हम लोगों को दिए थे जस्ट वैल्यू मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये देखा गया है कि g का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, g 6.675 इंटू 10⁻11। ये क्लास 9 पे ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। और ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी है वो सिंपल जस्ट कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट के जगह पे हम अगर अर्थ कंसीडर कर लेंगे, देन दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द मीन्स ग्रेविटी। ओके, तो ये हमारा छोटा सा एक ग्रेविटेशन रिलेटेड थ्योरम था विच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट न्यूटन। अभी इसको हम यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं हम, कहाँ से, इनफाइनाइट दूरी से। दूसरा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास मान लेते हैं m2 है, उसको m1 के नज़दीक लेके आ रहे हैं, कहाँ से, इनफाइनाइट दूरी से। और लाते वक्त क्या करना पड़ रहा है, कुछ वर्क, कुछ काम करना पड़ रहा है या ऑटोमेटिक आएगा। ऑब्वियस बात है कि कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि m1 तो ऑलरेडी m2 को खींच के ला रहे हैं ना, तो हम क्यों उसके ऊपर फोर्स दें, राइट। तो मतलब m1 m2 को ऑलरेडी खींच रहे हैं, तो मान लेते हैं हम कुछ दूरी पे, कुछ कितना दूरी पे, r दूरी पे, मतलब r दूरी पे m2 ऑलरेडी आ गया है। इस सिचुएशन पे ये थोड़ा और डिस्प्लेस हम लोग करना चाहते हैं, कितना अमाउंट, dr अमाउंट, और थोड़ा डिस्प्लेस करना चाहते हैं dr अमाउंट टुवर्ड्स m1, ठीक है। तो बेसिकली r दूरी पे पहुंच गया है। देखो हम यहाँ तक r शो कर सकते हैं या फिर यहाँ तक भी शो कर सकते हैं, क्योंकि dr बहुत ही नेग्लिजिबल है, dr बहुत ही छोटा है। मतलब हम r प्लस dr अगर बोलेंगे तो ये दैट इज कॉम्परेबल विद r, dr इतना ही छोटा है, ठीक है। और ऑब्वियसली r दूरी जो है वो मतलब एक फील्ड पॉइंट ही होगा, y फील्ड पॉइंट, बिकॉज यू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी ज़ीरो होगा जब क्या है, r टेंड्स टू इनफाइनाइट। r जब तक ना इनफाइनाइट हो जाए ये फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब दूरी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा तभी वो फोर्स ज़ीरो
मतलब होगा। तो जब इस पॉइंट पे है, मतलब आर दूरी पे कुछ है, तो उस टाइम पे दोनों के बीच पे फोर्स कितना लग रहा है? सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा सा डी आर अमाउंट इसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन किसके लिए? टू फॉर डिस्प्लेसिंग डी आर अमाउंट। ओके, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वो छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सिंपली एफ इंटू डी आर। देखो इसमें फोर्स भी इस साइड पे काम कर रहा है, क्योंकि m1 m2 को अपने की ओर खींच रहा है, तो ये एफ का डायरेक्शन है। और जो डी आर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन पे भी है। तो इसलिए हम एफ डॉट एस होता है या एफ डॉट डी एस होता है वर्क डन, उसमें कॉस थीटा एक टर्म आता है ना, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है सिंपली, तो इसलिए हम कॉस को इग्नोर कर रहे हैं। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो टोटल वर्क डन कितना होगा इनफाइनाइट से? अगर हम आर दूरी पे लाना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा? अगर हम देखना चाहते हैं टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू सिंपली इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, देखो इसमें इसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, G m1 m2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए हैं, डी आर बाई आर स्क्वायर, और आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से हम आर दूरी पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? G m1 m2, और इंटीग्रेशन इसका वैल्यू तो पता होगा, ये बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r⁻⁻2 dr। तो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? r⁻⁻2 + 1 बाई -2 + 1 है ना, r⁻n + 1 बाई n + 1। तो मतलब r⁻−1 बाई -1, तो -1 आगे चला जाएगा, 1/r हो जाएगा सिंपली। तो -1/r, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, r को यहाँ पे लिख रहे हैं इनफाइनाइट से r तक। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब पहले r को पुट करेंगे फिर इनफाइनाइट को पुट करेंगे, ठीक है, जब हम लिमिट पुट करेंगे तब। तो G m1 m2 पहले हम r को पुट करेंगे अपर लिमिट, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस G m1 m2 बाई इनफाइनाइट। बाई इनफाइनाइट मतलब सिंपली समथिंग बाई इनफाइनाइट, तो ज़ीरो ही होना है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, मतलब सिर्फ ये टर्म रह रहे हैं, दैट इज माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाई r। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका डेफिनेशन क्या होगा? यही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट दूरी से किसी फील्ड पॉइंट के अंदर लाना चाहते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का फील्ड पॉइंट के अंदर लाना चाहते हैं, तो जितना काम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव काम हुआ है ना, नेगेटिव वर्क डन हुआ। नेगेटिव वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फोर्स मतलब खुद उसको खींच रहे हैं, हम लोग कुछ फोर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो खुद अगर खींच रहे हैं तो वर्क डन तो नेगेटिव ही होना है। जैसे अगर मान लो एक बाकेट है, बाकेट को अगर कुआं से वेल से अगर खींच रहे हैं, हम खींच के ऊपर उठा रहे हैं, तो काम करना पड़ रहा है ना, एक वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, अपलिफ्ट करने में वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन डाउन मतलब नीचे की ओर ले जाने के लिए वो नहीं होगा, नेगेटिव होगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ही वो नीचे चला जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो वर्क डन नेगेटिव इसलिए आ रहा है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मिला हम लोगों को, वो क्या मिला? क्या मिला? दैट इज U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाई R। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिला, ठीक है। ये क्या मिला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी अगर पूछते हैं और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालो, ऐसे पूछते हैं पोटेंशियल कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तब इनफाइनाइट से जो मास हम ला रहे थे, इनफाइनाइट से कुछ एक मास ला रहे थे ना, m2 मास को यहाँ पे, तो उस m2 मास के जगह पे हम यूनिट मास ले लेंगे,
ठीक है, यूनिट मास मतलब 1 kg मास को। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन an object is brought from infinite to a field point of another mass, then the work done required for bringing that charge is gravitational potential energy. And what is gravitational potential? Then the work done required to bring a unit a unit mass from infinite to the field point of another mass इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब उसमें हम एक दूसरा मास को लेके आ रहे थे, यहाँ पे भी दूसरा मास ही लेके आ रहे हैं, लेकिन उस दूसरा मास का जो वेट मास है वो मास है 1 kg, बस ये डिफरेंस है। मतलब इसमें m2 का वैल्यू सिंपली इसमें m2 का, और इसको v से डिनोट करते हैं, सिंपली इसमें m2 के जगह पे हम पुट कर देंगे 1 kg, तो रिलेशन इस टाइप का बन जाएगा Gm1/r। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे डिफरेंस क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कोई भी मास हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे यूनिट मास को ही लाना होगा इनफाइनाइट दूरी से। ठीक है, तो बस इतना ही आज के क्लास के लिए। हम नेक्स्ट दिन अर्थ के मैटर पे हम डिस्कस करेंगे, एंड थोड़ा बहुत केपलर्स लॉ के बाद, केपलर्स लॉ भी हैं इसके अंदर एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस पे, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ अगर डाउट रहा तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, subscribe this channel to and hit the bell icon to get this kind of videos. Okay, thank you.